नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करेंगे जिसने कभी न कभी किसी न किसी को परेशान जरूर किया है। ईपीएफ फंड्स का अचानक अटक जाना। जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब ये दफ्तरी उलझने और क्लेम का खारिज होना किसी को भी फ्रस्ट्रेट कर सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम ईपीएफओ 3.0 के नए नियम और इन परेशानियों के एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को डिटेल में समझेंगे। तो आज का रोडमैप बिल्कुल क्लियर है। फटाफट देख लेते हैं कि हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पीएफ क्लेम्स आखिर रिजेक्ट क्यों होते हैं, फिर बेसिक केवाईसी को ऑनलाइन ठीक करने का तरीका, जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस, नए विड्रॉल रूल्स और एंड में वो 36 महीने का पेंशन लॉक। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। पीएफ क्लेम्स आखिर रिजेक्ट क्यों होते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बिल्कुल सही भरे गए ईपीएफ क्लेम्स भी फेल क्यों हो जाते हैं। देखिए, पहले का दौर अलग था, अब आ गया है नया ईपीएफओ 3.0 सिस्टम। ये एक बेहद स्ट्रिक्ट डिजिटल गेटकीपर की तरह काम करता है, जिसे डेटा बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मैनुअल चेकिंग की जगह अब सब कुछ ऑटोमेटेड है, जो ऑटोमेटिकली पैन, आधार और बैंक रिकॉर्ड्स क्रॉस वेरीफाई करता है। जरा सी भी गड़बड़ी मिली और क्लेम वहीं रोक दिया जाता है। और सच बताओ तो रिजेक्ट होने के रीजंस इतने छोटे होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे नाम में किसी इनिशियल का ना होना, डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में स्लाइट डिफरेंस, फादर के नाम की स्पेलिंग इधर उधर होना, या फिर बैंक अकाउंट का इनएक्टिव होना। ऐसी छोटी छोटी गलतियां इस ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए एक रेड फ्लैग बन जाती हैं, जिससे वेरिफिकेशन फेल होता है और फंड्स वही फ्रीज हो जाते हैं। इस चीज को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ईपीएफ रिकॉर्ड में नाम लिखा है अमित शर्मा और आधार रिकॉर्ड पर है अमित कुमार शर्मा। अब सुनने में तो दोनों एक ही लगते हैं, राइट? लेकिन सिस्टम के लिए वो मिडिल नेम कुमार मिसिंग होना एक बहुत बड़ा फ्रॉड अलर्ट है। बिना एग्जैक्ट मैच के ये डिजिटल गेटकीपर आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, बेसिक केवाईसी को ऑनलाइन ठीक करना। गुड न्यूज ये है कि इन बेसिक मिसमैचेस को ठीक करना बहुत आसान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करना है और मैनेज टैब में जाकर केवाईसी चुनना है। वहां अपने आधार और पैन की बिल्कुल सटीक डिटेल्स डालकर सेव कर देना है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट सीधे एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए चली जाती है। बस इतना सा काम है। यूएएन पोर्टल के इंटरफेस पर यह मैनेज ड्रॉप डाउन मेन्यू इजीली मिल जाता है। वहीं से केवाईसी और जॉइंट डिक्लेरेशन जैसे ऑप्शंस दिखते हैं। सच कहें तो इस डिजिटल इंटरफेस ने चीजों को इतना स्मूथ कर दिया है कि ऑनलाइन करेक्शन प्रोसेस अब पहले के मुकाबले काफी एक्सेसिबल और कम डरावना हो गया है। लेकिन क्या हो अगर गलती बेसिक केवाईसी से ठीक ना हो सके? यहीं आती है हमारे तीसरे टॉपिक की बारी, द जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस। तो ये जॉइंट डिक्लेरेशन आखिर होता क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जहां एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की म्यूचुअल कंसेंट चाहिए होती है। क्योंकि देखिए, ईपीएफओ सिस्टम में अगर किसी मुख्य जानकारी को बदलना है तो वो कोई अकेले नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर को लीगली वेरीफाई करना ही पड़ता है कि हाँ, ये वही इंसान है। अब इसमें सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि पहले जो चक्कर पेपर फॉर्म्स के लगाने पड़ते थे वो अब कंप्लीटली डिजिटल हो गए हैं। पोर्टल पर अपनी मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी है, चेंजेस की रिक्वेस्ट डालनी है और सबसे अच्छी बात, इस रिक्वेस्ट का स्टेटस भी ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। मतलब एम्प्लॉयर के अप्रूवल का वेट करते हुए अब फाइल्स के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ एक कैच है। ईपीएफओ ने इन करेक्शंस को माइनर और मेजर कैटेगरीज में बांट दिया है। अगर नाम में 3 से कम अल्फाबेट्स का बदलाव है तो वो माइनर करेक्शन है, पर अगर पूरा नाम बदल रहा है या 3 साल से ज्यादा का डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो वो मेजर करेक्शन बन जाता है। और ध्यान रहे, मेजर करेक्शन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जैसे सॉलिड प्रूफ अपलोड करना मैंडेटरी होता है। चलिए, एरर्स ठीक हो गए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, नेविगेटिंग न्यू विड्रॉल रूल्स। जब डेटा करेक्ट हो जाए तब असली आर्थिक राहत मिलती है। ईपीएफओ 3.0 के अंदर ये 75% वाला रूल लिटरली एक गेम चेंजर है। अगर अनफॉर्चुनेटली जॉब छूट जाती है तो अब लंबा इंतजार नहीं करना। सिर्फ 1 महीने की बेरोजगारी के बाद ही पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाला जा सकता है। इसको एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेज प्रोसेस की तरह डिजाइन किया गया है। पहले महीने के बाद 75% फंड्स मिलने से एक इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ मिल जाती है और जो बाकी का 25% बचा है वो एक सेफ्टी नेट की तरह रखा जाता है, जिसे लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर आसानी से निकाला जा सकता है।
अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बेहद जरूरी हिस्से पर, द 36 मंथ पेंशन लॉक। पीएफ निकालने के नियम तो आसान हो गए, लेकिन ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की बात करें तो नियम काफी टाइट हुए हैं। एक टाइम था जब लोग जॉब छूटने के सिर्फ 2 महीने बाद ही अपना पेंशन अमाउंट एक साथ निकाल लेते थे, लेकिन अब नियम पूरी तरह बदल गए हैं। नए रूल के मुताबिक वो पेंशन का पैसा लमसम निकालने के लिए पूरे 36 महीने यानी लगातार 3 साल तक अनएम्प्लॉयड रहना जरूरी कर दिया गया है। तो अगर इस पूरी अनएम्प्लॉयमेंट टाइमलाइन को एक साथ समझें, जॉब छूटने के 1 महीने बाद 75% पीएफ अवेलेबल होता है, 2 महीने बाद बचा हुआ 25%। लेकिन पेंशन के लमसम अमाउंट तक पहुंचने के लिए वेट सीधा 36 महीने का है। इसका मकसद बहुत साफ है, लोगों को अपने भविष्य और रिटायरमेंट के लिए पेंशन बचाने के लिए प्रेरित करना। तो इस एक्सप्लेनर को एक इंटरेस्टिंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। इन नए स्ट्रिक्ट डिजिटल सेफगार्ड्स और सीमलेस ऑनलाइन वर्कफ्लोज को देखते हुए क्या हम सच में मैनुअल पीएफ पेपरवर्क के अंत के गवाह बन रहे हैं? ईपीएफओ 3.0 ने फ्रॉड रोकने के लिए सिस्टम को स्ट्रिक्ट जरूर किया है, पर सही केवाईसी और नॉलेज हो तो फंड्स को कंट्रोल करना अब प्रैक्टिकली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। उम्मीद है इस चर्चा ने उन उलझनों को क्लियर किया होगा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आगे भी डिकोड करते रहेंगे।